हेलो, नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की बुक मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन अर्सामा। इसका आज हम लोग देखेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करें, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग बात करें एक साइक्लोन की। और ये जो साइक्लोन है ये उड़ीसा में आया था 1999 में। इसने थाउजेंड्स लोगों को मार दिया था और 100 विलेजेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। प्रशांत, जो कि वास्तव में इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट हम लोग बोल सकते हैं, उसने 2 ड्रेडफुल नाइट्स बिताई थी अपने फ्रेंड की घर की रूफ पे। थर्ड डे, तीसरे दिन उसने डिसाइड किया कि वह अपने फ्रेंड के घर से जाएगा अपने विलेज। तो क्या उसे अपने फैमिली मेम्बर्स मिल पाते हैं, ये हम लोग जानते हैं इस चैप्टर में। तो चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ट्वेंटी अक्टूबर 1999 की ये बात है। प्रशांत की मदर की डेथ हुए ऑलरेडी 7 साल हो चुके हैं। प्रशांत जाता है एरसामा के ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में, जो कि वास्तव में कोस्टल ओडिशा में एक छोटा सा टाउन है। उसके घर से 18 किलोमीटर्स है, यानी उसके खुद के गांव से 18 किलोमीटर्स है। अपने फ्रेंड के घर पे वो एक दिन बिताने के लिए जाता है। शाम को इवनिंग में एक डार्क और मिनेसिंग मतलब होता है खतरनाक, एक खतरनाक स्टॉर्म यानी तूफान क्विकली गैदर हो जाता है। यानी शाम को एक बहुत खतरनाक तूफान आता है। तेज़ तेज़ हवाएं चल रही होती है और हवा की जो स्पीड होती है वो इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि प्रशांत ने आज तक इतनी तेज़ हवा चलते हुए कभी भी नहीं देखा था। भारी और लगातार बारिश ने उस अंधेरे को और भर दिया था। यानी लगातार बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। और उस बारिश की वजह से जो एंशिएंट ट्रीज़ थे, यानी पुराने जो ट्रीज़ थे, काफ़ी समय से भी जो ट्रीज़ उस समय वहाँ पे बने हुए थे, वो सारे ट्रीज़ जड़ से उखड़ जाते हैं और धरती पे गिर जाते हैं। चारों तरफ लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी और लोगों के घर तेजी से उस बाढ़ के पानी में बहे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वाटर है बहुत ज़्यादा एंग्री है और वो उसके फ्रेंड के घर में, जहाँ पे प्रशांत रुका हुआ था, वहाँ पे उसके घर में भी आ जाता है और इतना वाटर का लेवल हो जाता है कि वो उनके नेक तक पहुँचने लग जाता है। अब प्रशांत जिस घर में रुका हुआ था, ये जो बिल्डिंग थी ये ब्रिक और मोर्टार की बनी हुई थी और इसलिए इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि इस डेवास्टेशन को वो सहन कर सके। विंड की जो वेलोसिटी थी, यानी हवाओं की जो रफ्तार थी, वो 350 किलोमीटर पर आवर थी। सब लोग वैसे ही डरे हुए थे। उनका डर तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब वास्तव में अचानक रात के समय पे पेड़ उखड़ के और उनके घर की छतों पे गिरने लग जाते हैं और उनके घर की छत को और रूफ को डैमेज कर देते हैं। ये साइक्लोन, ये जो डिस्ट्रक्शन लेकर आया था, यानी तूफान, ये जो तबाही लेकर आया था और तेज जो पानी का बहाव था, इसकी वजह से अगले 36 आवर्स तक ये तबाही चलती रहती है। हालांकि अब जो विंड की स्पीड है वो थोड़ी कम हो चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग तक हवाओं की स्पीड थोड़ी कम हो गई थी। उस पानी से बचने के लिए प्रशांत ने अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ में घर पे रिफ्यूज़ कर लिया था। यानी घर पे वो जाके बैठ गए थे ताकि वो पानी में डूबने से बच सके। प्रशांत उस शॉक को कभी नहीं भूल पाएगा जो उसने एक्सपीरियंस किया था उस सुपर साइक्लोन की तबाही की पहली झलक देखकर। जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है चारों तरफ एक बहुत तेज और डेडली ब्राउन शीट कवर कर लेती है वाटर की हर एक चीज़ को। जहाँ तक उसकी नज़र जा रही थी उसे दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई देता है। कुछ जगह पे टूटे फूटे सीमेंट के मकान भी दिखाई देते हैं जो अभी भी अपनी प्लेस पे खड़े हुए थे। मतलब बाकी जितने भी मकान थे वो सारे ढह गए थे, वो सारे टूट फूट हो गई थी उनमें। सिर्फ सीमेंट के जो मकान थे वो ही अभी तक बचे हुए थे। पानी में उसे दिखाई देता है ब्लॉटेड मतलब होता है फूले हुए एनिमल्स की लाश और इंसानों की लाशें उसे दिखाई देती है जो पानी में तैर रही थी। हर एक डायरेक्शन में जहाँ भी नजर जाए वहाँ पे पानी में लाश ही लाश दिखाई दे रही थी। बड़े बड़े जो ट्रीज थे जो काफ़ी ओल्ड थे, काफ़ी पुराने थे, वो भी नीचे गिर गए थे। 2 कोकोनट के ट्रीज उनकी खुद की छत पे भी गिर गए थे और ये वास्तव में उन लोगों के लिए एक ब्लेसिंग था। ब्लेसिंग क्यों था? क्योंकि अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो कम से कम ये जो टेंडर कोकोनट्स थे, टेंडर मतलब होता है कोमल,
जो कोमल कोकोनट्स थे, इन कोकोनट के पेड़ों ने आगे आने वाले कुछ दिनों तक उनकी फैमिली को भूख से बचाए रखा। अगले 2 दिन तक प्रशांत अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ में ऊपर ओपन रूफटॉप पे बैठा हुआ था। लगातार हो रही बारिश और ठंड की वजह से वो लोग जम चुके थे, यानी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। और जो रेन वाटर है, यानी बारिश का जो पानी है, वो प्रशांत के आंसुओं को बहा के ले जा रहा था। यानी प्रशांत वहाँ बैठा बैठा रो रहा था, क्योंकि ये 19 एज का ही तो था और साथ ही साथ इसे दुख भी था अपनी फैमिली से बिछड़ने का। सिर्फ एक ही विचार बार बार इसके माइंड में आ रहा था कि उसकी फैमिली ने अभी तक इस सुपर साइक्लोन को सरवाइव किया होगा या नहीं किया होगा, यानी उसकी फैमिली अभी इस साइक्लोन से बची होगी जिंदा या नहीं बची होगी। क्या उसे एक बार वापस दुखी होना पड़ेगा? बिरीव्ड का मतलब होता है दुखी होना, सैड होना। 2 दिन बाद में, वो 2 दिन जो प्रशांत को 2 साल के बराबर लग रहे थे, बारिश बंद हो जाती है और जो रेन वाटर है वो अब थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाता है। प्रशांत डिटरमाइंड था कि वो अब अपनी फैमिली को ढूंढेगा बिना डिले किए। लेकिन जो सिचुएशन थी अभी भी काफ़ी डेंजरस थी और उसकी फ्रेंड की फैमिली प्रशांत को मनाती है कि थोड़े दिनों तक वो अभी यहीं पे और रुक जाए, क्योंकि सिचुएशन अभी भी अंडर कंट्रोल नहीं थी। लेकिन प्रशांत जानता था कि अब उसे अपनी फैमिली के लिए जाना पड़ेगा। प्रशांत जाते समय अपने साथ में एक लंबी और मजबूत लकड़ी ले लेता है और उसके बाद में अपने घर की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है, जो वहाँ से 18 किलोमीटर्स था। एक्सपेडिशन मतलब होता है अभियान, अपने घर की तरफ का अभियान चालू कर देता है इस फ्लड वाटर में, यानी इस बाढ़ के पानी में भी। ये एक ऐसी जर्नी थी, ये एक ऐसी यात्रा थी जिसे प्रशांत कभी नहीं भूल पाएगा। वो अपनी स्टिक को यूज़ करता है रोड को लोकेट करने के लिए, ये डिटरमाइन करने के लिए, या फिर ये देखने के लिए कि कहीं पे ज़्यादा गड्ढा तो नहीं है, या फिर कहाँ पे जो वाटर है वो शैलो है। कुछ जगह पे तो पानी इतना ज़्यादा गहरा होता है कि वो उसकी कमर तक पहुँच जाता है, लेकिन फिर भी पानी की ये जो गहराई थी ये धीरे धीरे थी। कुछ ऐसे भी पॉइंट्स थे जहाँ पे रोड का रास्ता बंद हो जाता था और उसे वहाँ से स्विम करके जाना पड़ता था, यानी जहाँ पे रोड ही ख़त्म हो जाती थी वहाँ से उसे तैर के जाना पड़ता था। थोड़े डिस्टेंस पे जब वो चलता है तो वो रिलीफ फील करता है जब उसे दिखाई देते हैं उसके अंकल के 2 फ्रेंड, जो वास्तव में अपने खुद के गांव वापस लौट रहे थे। तो तीनों डिसाइड करते हैं कि अब ये तीनों एक ही साथ अपने गांव की तरफ वापस जाएंगे। जब ये उस पानी में चल रहे होते हैं, यानी जब ये बाढ़ के पानी को पार कर रहे होते हैं, तो रास्ते में ये जो सीन देखते हैं ये बहुत ही ज़्यादा भयानक थे। काफ़ी बार तो ऐसा भी हुआ था कि जब उन्हें ह्यूमन बॉडीज़, मैन, वीमेन, चिल्ड्रन और डॉग्स, गॉड्स, कैटल, इनकी लाश को साइड में करना पड़ता था चलते समय, क्योंकि पूरा पानी भरा हुआ था लाशों से। अब ये लाश मैन, वीमेन, चिल्ड्रन, डॉग्स, गॉड्स, कैटल सबकी लाश थी, तो कई बार चलते समय इन्हें अपने हाथ से उन लाश को साइड में हटाना पड़ता था। जिस भी गांव से वो निकल रहे थे उन्हें वहाँ पे मुश्किल से ही कोई एक घर खड़ा हुआ दिखाई देता था, यानी सारे घर टूट चुके थे। मुश्किल से कोई एक आधा घर अगर इन्हें खड़ा हुआ दिख जाता तो ये बहुत बड़ी बात थी। प्रशांत ये देखकर बहुत जोर जोर से रोने लग जाता है। अब वो श्योर था कि उसकी फैमिली में से कोई भी इस कैटेस्ट्रॉफ को सरवाइव नहीं कर पाया होगा। कैटेस्ट्रॉफ मतलब मुसीबत होती है, कोई भी इस मुसीबत से जिंदा नहीं बचा होगा। लास्ट में प्रशांत अपने विलेज पहुंच जाता है जिसका नाम था कलीकुड़ा। प्रशांत के विलेज का नाम था कलीकुड़ा। वहाँ पहुंच जाता है। जैसे वो अपने गांव जाता है उसका हार्ट ठंडा हो जाता है, यानी उसका दिल बैठ जाता है। जहाँ कभी उसका घर हुआ करता था वहाँ पे सिर्फ अब उसके घर की छत के अवशेष बचे हुए थे। रेमनेंट्स मतलब होता है अवशेष। कुछ उनकी बिलोंगिंग्स थी जो वास्तव में टूटी फूटी हालत में और उलझी हुई दिख जाती थी उन्हें उन ट्रीज़ में, जो ट्रीज़ अब डार्क वाटर के नीचे उन्हें दिखाई देते थे, यानी पानी के नीचे दिखाई देते थे। प्रशांत डिसाइड करता है कि अब वो रेड क्रॉस शेल्टर जाएगा जहाँ पे वो अपनी फैमिली को ढूंढ सके। रेड क्रॉस शेल्टर होता है ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक शेल्टर होता है जो कि बहुत ही मजबूत होता है। ये किसी भी तरह की नेचुरल डिज़ास्टर को सहन कर सकता है, सुनामी हो या फ्लड हो, किसी को भी ये सर्वाइव कर सकता है। जब ये रेड क्रॉस शेल्टर जाता है तो जिन लोगों को ये देखता है उसमें सबसे पहला जो इसे दिखाई देता है वो होती है इसकी मैटरनल ग्रैंडमदर, यानी इसकी नानी इसे दिखाई देती है।
इसकी नानी भूख के कारण बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। वो भाग के प्रशांत की तरफ जाती है और अपने हाथ उसकी तरफ फैला देती है, यानी उसे गले लगाने के लिए। उनकी आंखें भरी हुई होती है, यानी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये एक मिरेकल ही तो था, क्योंकि सब लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी और सब लोग प्रशांत को मरा हुआ ही मानने लग गए थे। प्रशांत के जिंदा होने की खबर जल्दी ही फैल जाती है और उसकी एक्सटेंडेड फैमिली, यानी उसकी फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे इकट्ठा हो जाते हैं, प्रशांत को टाइट हग करते हैं और रिलीफ की सांस लेते हैं, राहत की सांस लेते हैं। प्रशांत वहाँ खड़े हुए लोगों में देख रहा था, मोटले मतलब होता है कलरफुल, जिन्होंने कलरफुल कपड़े पहन रखे थे, फटे हुए जिनके कपड़े थे, उसमें वो देख रहा था, स्कैन कर रहा था सबको। उसके ब्रदर सिस्टर, अंकल, आंट्स सब वहाँ पे उसे दिखाई दे जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब प्रशांत उस शेल्टर में डेस्परेट सिचुएशन को देखता है तो वो डिसाइड करता है अपने ऊपर कंट्रोल रखने की, और वो सेंस करता है, वो फील करता है कि उस शेल्टर में जो 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड था, यानी जो 2500 लोग उस शेल्टर में थे, सब लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं, सब लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। उनके गांव में 86 लाइव्स लॉस्ट हो गई थी, यानी 86 लोग मर चुके थे। जितने भी घर थे उनके गांव में, टोटल थे 96 हाउसेस उनके गांव में, वो सारे के सारे वॉश अवे हो चुके थे, वो सारे के सारे बह गए थे। शेल्टर में रहने का ये उनका 4th डे था। अभी तक उन लोगों ने सरवाइव किया था ग्रीन कोकोनट्स के ऊपर, यानी ग्रीन कोकोनट्स को खाकर उन लोगों ने सरवाइव किया था। लेकिन अब उनके पास इतने कोकोनट भी नहीं बचे थे, इतने सारे लोगों को सरवाइव करवाने के लिए काफ़ी रहे। ट्यूमल्ट मतलब होता है दंगा हो जाना या खलबली मच जाना। प्रशांत जो वास्तव में सिर्फ 19 ईयर्स का ही था, वो डिसाइड करता है कि अब वो गांव का एक लीडर बनेगा, क्योंकि उस गांव में कोई भी लीड करने के लिए तैयार नहीं था। वो ऑर्गेनाइज करता है यूथ के ग्रुप को और एल्डर्स को, यानी कुछ जवान लोगों को और कुछ बड़े लोगों को ऑर्गेनाइज करता है, इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करके वो लोग जाते हैं गांव के मर्चेंट के पास ताकि उसे प्रेशराइज कर सके राइस देने के लिए, चावल उन्हें देने के लिए। इस बार ये जो डेलीगेशन है ये सक्सीड होता है और वो वापस जब आते हैं तो उनके हाथ जीत लग जाती है, यानी वो जीत चुके होते हैं, और खाना लेकर वापस से वो अपने शेल्टर में आते हैं। किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि जो राइस थे वो पूरी तरह से सड़े हुए थे, रॉटिंग यानी सड़े हुए, वो ख़राब थे, क्योंकि भूख लोगों को इतनी लगी हुई थी कि वो सड़ा हुआ खाने के लिए भी एकदम रेडी थे। गिरे हुए पेड़ों से ब्रांचेस को इकट्ठा किया गया जिससे कि स्लो फायर का अरेंजमेंट किया जा सके, जिस पे वो राइस पका सके। पहली बार पिछले 4 दिनों में पहली बार साइक्लोन से बचे हुए जो जिंदा लोग थे उन्होंने अपनी बैलीज को फिल किया, यानी पहली बार पिछले 4 दिनों में उनको पेट भर खाना मिला। अब उनका नेक्स्ट टास्क था एक टीम ऑर्गेनाइज करना जिसमें यूथ वॉलंटियर्स हो, जो कि उस शेल्टर में फैली हुई फिल्थ, यूरिन, वॉमिट और इधर उधर तैरती हुई लाश को साफ कर सके, और जितने भी लोग थे जो भी इंजर्ड थे, जिनको फ्रैक्चर हो चुका था या जिनको वुंड्स थे, वुंड्स मतलब होता है घाव, उसको वो साफ कर सके या उन लोगों की देखभाल कर सके। 5th डे जब 5वां दिन था, एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उस शेल्टर के ऊपर से उड़ान भरता है और कुछ फूड पार्सल्स को वहाँ पे ड्रॉप कर देता है। इसके बाद में लेकिन फिर वो मिलिट्री हेलीकॉप्टर भी नहीं आया, तो ये जितने भी यूथ टास्क फोर्स हैं ये सारे के सारे गैदर्ड होते हैं, यानी ये सारे के सारे लोग इकट्ठा होते हैं, खाली यूटेंसिल्स लेकर आते हैं शेल्टर से। उसके बाद वो चिल्ड्रन को डेप्यूट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं कि वो मिट्टी में जाकर लेट जाए, और जितने भी यूटेंसिल्स थे उन खाली यूटेंसिल्स को अपने स्टमक पर रख लें, यानी अपने पेट पर रख लें, ताकि वो वहाँ से गुजरते हुए हेलीकॉप्टर्स को ये बता सके कि हम लोग कितने भूखे हैं, कि हम लोग हंग्री है। ये जो मैसेज है ये उन लोगों तक पहुंच जाता है, मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स तक पहुंच जाता है, और उसके बाद जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं वो अपने रेगुलर राउंड्स करा करते थे उस शेल्टर तक, और वहाँ से फूड और बेसिक नीड्स को गिरा दिया करते थे, यानी ड्रॉप कर दिया करते थे। प्रशांत ये देखता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो ऑर्फन हो चुके थे, ऑर्फन यानी अनाथ हो चुके थे। वो उन सबको साथ में लेकर आता है और एक पॉलीथीन शीट का शेल्टर उनके लिए बना देता है, यानी टेंट जैसा कुछ बना देता है पॉलीथीन शीट से।
वीमेन को मोबिलाइज किया जाता है। मोबिलाइज मतलब होता है गैदर करना, इकट्ठा करना, कि वो उन बच्चों की देखभाल कर सके। जबकि जो मैन होते हैं उन्हें काम सौंप दिया जाता है कि वो फूड या फिर शेल्टर के लिए जो भी मटेरियल है उसका इंतजाम करें। कई हफ्ते निकल जाते हैं और प्रशांत अब ये फील करने लगता है, ये रिकग्नाइज करने लगता है कि जब वीमेन और जो चिल्ड्रन थे वो वास्तव में अब अपने दुख में और ज़्यादा डूब रहे थे। यानी अब उनका दुख बढ़ता जा रहा है, अनाथ बच्चों का और विधवा औरतों का। तो वो औरतों को मनाता है, परसुएड यानी होता है मनाना या राज़ी करना, तैयार करना। वो वीमेन को तैयार करता है कि वीमेन वर्क करे फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के लिए। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में था कि आप काम करो, आप वर्क करो, बदले में हम आपको फूड देंगे। ये एक एनजीओ ने स्टार्ट किया था और जितने भी चिल्ड्रन थे उनको वो ऑर्गेनाइज करता है अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट के लिए। प्रशांत को खुद को भी पसंद था क्रिकेट खेलना और इसलिए वो क्रिकेट मैचेस भी ऑर्गेनाइज करवाया करता था बच्चों के लिए। प्रशांत ने बाकी वॉलंटियर्स को भी इंगेज कर दिया, यानी उन्हें बिजी कर दिया कि वो विडोज़ और चिल्ड्रन की हेल्प कर सके ताकि वो अपनी लाइफ के ब्रोकन पीसेस को साथ में जोड़ सके। यानी वो चाहता था कि जो विडो है वो और जो ऑर्फन चिल्ड्रन है वो एक साथ रह सके। इनिशियल गवर्नमेंट प्लान था, यानी स्टार्टिंग में इनका जो प्लान था ये था कि ये साथ साथ में ऑर्फन और विडोज़ को रखवा सके, यानी अनाथ बच्चों और विडो को साथ में रहने का अरेंजमेंट कर सके। हाउएवर ये जो स्टेप इन लोगों का था इसको रेजिस्ट किया गया। रेजिस्ट मतलब होता है इसका विरोध किया गया, क्योंकि ऐसा माना गया कि ऐसे इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे हैं वो विदाउट लव ग्रो करेंगे और जो विडोज़ हैं वो स्टिग्मा से और लोनलीनेस से सफ़र करेगी। स्टिग्मा मतलब होता है कलंक, लोनलीनेस मतलब अकेलापन। प्रशांत और उसके ग्रुप का ये मानना था कि गांव के जितने भी अनाथ बच्चे हैं उन्हें उनकी खुद की ही कम्युनिटी में रीसेटल कर दिया जाए, जो कि पॉसिबली फोस्टर फैमिलीज़ होती है। फोस्टर फैमिलीज़ जो बनी हुई होगी चाइल्डलेस विडो से, यानी उन विडो से जिनके बच्चे नहीं हैं और उन बच्चों से जिनके पास एडल्ट केयर नहीं है। मतलब फोस्टर फैमिली होती है वो फैमिली जहाँ पे एक चाइल्ड की केयर की जाती है। इस सुपर साइक्लोन के डिवेस्टेशन के 6 महीने बाद में, यानी जब ये तबाही आई थी इसके 6 महीने बाद, अभी प्रशांत के घाव भर चुके थे। इसलिए क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं था अपने खुद के पेन के बारे में सोचने का, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के पेन के बारे में सोचा करता था। उसका हैंडसम और जो यूथफुल फेस था वो वास्तव में एक मोटिवेशन था विडोज़ और ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए उसके गांव के, जो वास्तव में सबसे ज़्यादा दुख की घड़ी में उसकी तरफ देखा करते थे। यानी प्रशांत का खिलखिलाता और हंसता हुआ जो चेहरा था वो वास्तव में विडोज़ और ऑर्फन बच्चों को एक सहारा उसने दिया, एक मोटिवेशन दिया दोबारा अपनी लाइफ स्टार्ट करने का। तो गाइज़ यहाँ पे इसी के साथ ये स्टोरी एंड होती है और इस स्टोरी में हम लोगों को ये बताया गया है कि प्रशांत जिसने इस दुख की घड़ी में अपने दुख को भूल के दूसरे लोगों की मदद की, हम लोगों को भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। अगर कहीं पे किसी भी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें लोग हेल्पलेस हो जाते हैं और हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो हमें लोगों की हेल्प करने का एक जरिया बनना चाहिए। क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, दूसरों के लिए जिए सही मायने में वही तो इंसान होता है। तो इसी के साथ ये स्टोरी एंड होती है। आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी होगी, साथ ही साथ आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है, सजेशन या क्वेरी है, तो नीचे जो कमेंट सेक्शन दिया हुआ है उसमें आप लोग अपने डाउट, सजेशन, कमेंट या क्वेरीज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द उनको आंसर करने की। अगर आप लोग चाहते हैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाया जाए तो उसका भी सजेशन आप लोग मुझे दे सकते हैं, उस पर भी वीडियो बनाने की मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।